16 जुलाई 1969 को नासा लॉन्च करती है अपना पहला क्रू मिशन जो कि चांद पे जाने वाला था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंसानों को चांद की सतह पे उतारना और उन्हें सही सलामत धरती पे वापस लाना। 20 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाते हैं दुनिया के वो पहले इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर रहे थे तब उन्हें अराउंड 650 मिलियन प्लस लोग लाइव टीवी पे देख रहे थे। अपोलो 11 के लॉन्च से पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस वॉर चल रहा था। बताया जाता है कि नासा ने अपोलो 11 के मिशन को अर्थ पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सोवियत यूनियन से स्पेस वॉर जीतने के लिए। आधी दुनिया मानती है कि मून लैंडिंग फेक थी। मून लैंडिंग के ऊपर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी है, जैसे कि ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें कोई स्टार क्यों है? अगर चांद पर हवा नहीं है तो कैसे ये झंडा लहरा रहा है? अगर अपोलो 11 सक्सेसफुल था तो नासा ने और मून मिशन क्यों नहीं किए? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मून लैंडिंग क्या सच में फेक थी? क्या नासा ने सच में इसे अर्थ पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया था? नाइनटीन 1950 से लेकर 1960 के टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन लॉन्च करती है अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 की सक्सेस ने पूरी दुनिया को चौंका कर और डरा के रख दिया, स्पेशली अमेरिका को। स्पुतनिक 1 की सक्सेस ने यह बताया कि सोवियत यूनियन अब कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए ओवर इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस वॉर छिड़ गई। यहीं से शुरुआत होती है नासा की। 12 अप्रैल 1961 को रशिया लॉन्च करती है वोस्टॉक 1, अपना पहला ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, और यूरी गैगरियन बन जाते हैं वो पहले इंसान जो आउटर स्पेस में गए थे। वोस्टॉक 1 के लॉन्च के ठीक एक महीने बाद 25 मई 1969 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी स्पीच में कहते हैं, We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. ये दशक खत्म होने से पहले हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें सही सलामत धरती पर वापस भी लेके आएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कभी न खत्म होने वाली स्पेस वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में। 16 जुलाई 1969 नासा लॉन्च करती है अपोलो 11 को सैटर्न वी रॉकेट से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। इस मिशन को लीड कर रहे थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ थे बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ये नासा का पहला क्रू मिशन नहीं था, इससे पहले 5 और ऐसे क्रू मिशन किए जा चुके थे नासा के द्वारा। अपोलो 11 के लॉन्च से पहले हर एक महीने के गैप में नासा एक अपोलो मिशन को लॉन्च कर चुकी थी टेस्टिंग करने के लिए। बहुत सारी टेस्टिंग की गई इस अपोलो 11 मिशन को करने से पहले। अपोलो स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बेसिकली। कमांड मॉड्यूल जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट के लिए एक केबिन था। ये इकलौता ऐसा पार्ट्स था स्पेसक्राफ्ट का जो अर्थ पे वापस आने वाला था। सर्विस मॉड्यूल जो कमांड मॉड्यूल को सपोर्ट भी कर रहा था और जिसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों था। लूनार मॉड्यूल जो एक्चुअली चांद की सतह पर उतरने वाला था। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को दोनों को मिलाकर CSM नाम दिया गया और इसको फिर बाद में नाम दिया गया कोलंबिया, और लूनार मॉड्यूल को नाम दिया गया ईगल। लॉन्च से ठीक 12 मिनट के बाद अपोलो 11 अर्थ की ऑर्बिट में एंटर कर जाती। चांद की सतह पर सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ही उतरने वाले थे। माइकल कॉलिंस कोलंबिया में रहने वाले थे जिनका काम था ईगल को सेफली दोबारा अटैच करना कोलंबिया से। 20 जुलाई को ईगल सेपरेट हो जाता है कोलंबिया से। ईगल की इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई थी कि वो एस्ट्रोनॉट्स को ऑटोमेटिकली चांद की सतह पर उतार दे। बट लैंडिंग से अराउंड 100 मीटर पहले ही मून की सरफेस से आर्मस्ट्रॉन्ग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है जिसमें ईगल लैंड करने जा रहा है। वो क्रेटर अराउंड 91 मीटर डाय का था। सो उन्होंने ईगल का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया और 200 मीटर दूर लैंडिंग साइड से ईगल को सेफली लैंड करवा दिया। ये जिस जगह ईगल को लैंड करवाना था उस जगह का नाम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा गया।
लैंडिंग के 6 घंटे और 39 मिनट्स के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन तैयार होते हैं मून वॉक के लिए। के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को परेशानी हुई हैच को खोलने में, बट काफ़ी मेहनत के बाद हैच खुलता है और आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कदम रखते हैं। ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स के बाद अपना पहला कदम रखते हैं मून की सरफेस पे, और इस इवेंट को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। It's one small step for man, one giant leap for mankind. इसका मतलब ये है कि ये इंसानों के लिए एक छोटा कदम है, पर मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। चांद पे उतरते वक्त एडविन एल्ड्रिन से गलती से एक सर्किट टूट जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ईगल के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अगले कुछ घंटों तक आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं, वहाँ की मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करते हैं। अराउंड 21.5 घंटे के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापसी की तैयारी करते हैं। जब मून से लिफ्ट ऑफ की पारी आई तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने पहले ही बताया था कि एक सर्किट ब्रेकर गलती से टूट जाता है एल्ड्रिन से, और ये वही सर्किट ब्रेकर था जिससे इंजन को स्टार्ट किया जाना था। बट इस प्रॉब्लम को भी बज एल्ड्रिन ने सॉल्व कर दिया अपने पेन की मदद से। 21 जुलाई को ईगल को अटैच कर दिया जाता है कोलंबिया से, और तीनों एस्ट्रोनॉट फिर मिल जाते हैं एक दूसरे से। तीनों एस्ट्रोनॉट एक साथ कमांड मॉड्यूल में बैठ जाते हैं अर्थ पर वापस आने के लिए। 24 जुलाई 1969 को तीनों एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ पे वापस आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पे आने के बाद उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है। ये क्वारंटीन इसलिए किया गया था ताकि पता चल सके कि एस्ट्रोनॉट कोई बीमारी तो चांद से नहीं लाए। अपोलो 11 के सक्सेस के बाद कई सवाल उठे नासा पर, और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनी, जो ये बताना चाह रही थी कि मून लैंडिंग जो थी एक फेक थी। इसे धरती पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया गया था, जैसे हॉलीवुड मूवीज में किया जाता है। पहली कॉन्स्पिरेसी ये निकल कर आती है नासा के मून लैंडिंग की जो पिक्चर्स हैं, इसमें कोई स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे। इसका जवाब भी सिंपल है। उस टाइम पे इतने अच्छे कैमरास नहीं हुआ करते थे, बट ज़रा हम सोचें, क्या आज हम अच्छे से अच्छे कैमरे की मदद से स्टार्स को कैप्चर कर सकते हैं अपने फोटोज़ में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो यही रीज़न था। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये निकल के आती है कि एस्ट्रोनॉट जो फ्लैग के सामने सैल्यूट कर रहे हैं वो लहरा क्यों रहा है। अगर चांद पे हवा ही नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल? ये भी सिंपल है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में पता था पहले से ही कि चांद पर हवा ही नहीं है, इसलिए झंडे को लगाने के लिए एक ऑलरेडी एक्सटेंडेड रॉड थी। ये आपको तभी लहराता हुआ दिख रहा है जब तक उस पर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा उसे एडजस्ट किया जा रहा है। बाकी के टाइम ये झंडा आपको स्टेबल ही दिखेगा। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी झुटलाया गया, मतलब डीबंक कर दिया गया इसको। तीसरी कॉन्स्पिरेसी ये थ्योरी ये निकल के आती है, जो कि अब सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में सबसे बड़ी थी। अगर अपोलो 11 सक्सेसफुल था तो दोबारा नासा ने इंसानों को चांद पर क्यों नहीं भेजा अपोलो 17 के बाद, और कोई और मून मिशन क्यों नहीं किया? इसका भी सिंपल सा ही जवाब है। नासा ने जितने भी मून मिशन किए थे सब कॉस्टली थे, और उसी वक्त अमेरिका और वियतनाम के बीच में वॉर चल रहा था। देश की हालत बहुत ख़राब थी, फंडिंग की बहुत कमी थी, देश में भूखमरी मची थी, लोग भूखे थे, तड़प रहे थे खाने के लिए। और अमेरिका की गवर्नमेंट ने फिर फाइनली ये निर्णय लिया कि अब मून मिशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अब आगे की स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा, स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए, और कई सारी चीज़ों में दिमाग लगाया जाएगा। आज 50 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है मून मिशन करके। बहुत सी इमेजेस, वीडियोस हैं जो इस बात का प्रूफ देती हैं कि नासा की मून लैंडिंग फेक नहीं थी। नासा ने एक्चुअल में मून लैंडिंग किया था। अभी रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है अपना आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें नासा ने यह दावा किया है कि हम इंसानों को फिर से चांद पर भेजेंगे और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम चांद को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो इस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।